Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will continue our MCQ revision series part 15. ठीक है, आज ये जो रिवीजन सीरीज होने वाला है, ठीक है, ये राइज ऑफ गांधी का लास्ट रिवीजन सीरीज है. इसके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पार्टिकुलरली दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लास्ट राइज ऑफ गांधी चैप्टर का MCQ रिवीजन सीरीज. ठीक है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. इन डैश ऑफ द कांग्रेस पूर्ण स्वराज एज द चीफ गोल ऑफ इंडियंस वाज डिक्लेयर्ड. ठीक है, मतलब क्या बोला, पूर्ण स्वराज एज ए चीफ गोल हमने कांग्रेस के कौन सी सेशन में डिक्लेयर किया था. एक्चुअली ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हर एक जो आपका MCQ रिवीजन सीरीज है उसमें रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपके जो SSLC एग्जाम है. ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आपको ये ठीक से याद भी रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो देखो एक्चुअली क्या होता है 1929 में, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके देता हूं यहाँ पे. 1929 में क्या हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था. ठीक है, जिसमें प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, उसी सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि आज से हमें कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए. आज से हमारा जो प्राइमरी गोल होगा, जो चीफ गोल होगा, वो होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस. हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें फुल्ली इंडिपेंडेंट चाहिए. ठीक है, तो ये था 1929 लाहौर सेशन. ठीक है, उसके अगले ही साल 1930 को 26 जनवरी को हमने इंडिपेंडेंस डे भी मनाया था. ठीक है, आई थिंक कि मैंने लास्ट जो लेक्चर है उसमें रिपब्लिक डे बोला था. ठीक है, तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक. इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था ऑल ओवर द इंडिया. उस दिन क्या किया था हमने, जो नेशनल फ्लैग के होस्टिंग भी किए थे. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंस मनाया गया था जिसको हम पूर्ण स्वराज डे भी बोलते हैं. वो नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आएगा. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लाहौर सेशन 1929. ठीक है, और इसका मैंने लाहौर सेशन का प्रेसिडेंट भी पूछा था. ठीक है, तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर. ठीक है, तो वहां पे देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन. ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर, 1930 जनवरी 26, जो मैंने अभी बोला. ठीक है, 1930 को 26 जनवरी को हमने क्या किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे या फिर पूर्ण स्वराज डे मनाया था. और उसी दिन इंडिया के हर एक जगह पे नेशनल फ्लैग का होस्टिंग भी किया था. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मैच द फॉलोइंग विद द एप्रोप्रिएट चॉइसेस. सबसे पहले क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके बाद कम्युनल अवार्ड, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे. हमें मैच करना है. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ है यहाँ पे. अच्छा देखो, पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट का, उसके बाद ही हम प्रोसीड करेंगे. ठीक है, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, 1939 पे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था, आपको पता है. ठीक है, इसी दौरान गांधी जी ने एंड नेहरू जी ने ब्रिटिश को बोला था कि ठीक है, आपका ये जो वार हो रहा है उसमें हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके बदले में हमको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें आजादी चाहिए आपसे. ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने क्या किया, ये जो ऑफर था ये एक्सेप्ट नहीं किया. ठीक है, तो उसके प्रोटेस्ट में कांग्रेस के जो भी मिनिस्टर्स थे जो इलेक्शन में जीते थे, उन्होंने क्या किया, रिजाइन कर दिया था. द कांग्रेस मिनिस्टर्स वर रिजाइंड. ठीक है, तो उसके बाद से क्या हुआ था, दैट मीन्स बिटवीन 1940 एंड 1941 के बीच में कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था. एक्चुअली इंडिविजुअल सत्याग्रह है क्या, मैंने वीडियो में समझाया था, आप एक बार जाके चेकआउट कीजिए. ठीक है, तो उसके बाद आता है 1942. 1942 में क्या हुआ था, विंस्टन चर्चिल जो थे, जो PM थे ब्रिटेन का, उन्होंने एक उनका जो मिनिस्टर है उसको भेजा था जिसका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, नेगोशिएट करने के लिए. ठीक है, तो उन्होंने
क्रीव्स के थ्रू ये प्रपोजल सेंड किया था कि चलो ठीक है, आप अगर हमें ये जो वार चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसमें हमें सपोर्ट कर दिए तो हम आपको क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे। ठीक है, हमको क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन ब्रिटिश हमें क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। अब डोमिनियन स्टेटस क्या है ये भी मैंने समझाया था आपको। ठीक है, और आपको क्या करेंगे, हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना के देंगे। ठीक है, और एक बात बोली थी, जितने भी प्रोविंसेस है, दैट मीन्स आज के जमाने में जो स्टेट बोलते हैं उसे, प्रोविंसेस को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो परमिशन वो भी दिया था ब्रिटिश ने। ठीक है, देखो हमें क्या चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ब्रिटिश हमें क्या दे रहा है, डोमिनियन स्टेटस, तो हमें नहीं चाहिए ना ये सब चीजें। ठीक है, अगर हमें कुछ चाहिए तो सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, जिसके बदौलत गांधी जी ने क्या किया था 1942 में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो चलो इसको, ठीक है, तो इसका जो क्विट इंडिया मूवमेंट का ये कौन सा वाला होगा, 1942। ठीक है, 42 अगर ये थर्ड नंबर है तो पहले देखो, अब ऑप्शन देखो, ए के साथ थर्ड मैचिंग हो रहा है, तो ये जो सेकंड ऑप्शन ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें ए के साथ 2 मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनल अवार्ड। मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में बताया है कम्युनल अवार्ड एक्चुअली क्या था। तो ये हुआ था 1932 को। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अच्छा चलो बाद में देख लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद एक्चुअली क्या आता है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। एक्चुअली जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें आईएनसी, दैट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी जो लीडर थे वो पार्टिसिपेट नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे, क्योंकि उस टाइम चल रहा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था। अगर इंडिया का उस टाइम का मेजर एक पॉलिटिकल पार्टी जो आईएनसी था वो ही अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इंडिया के लिए हम क्या ही सोचेंगे, ब्रिटिश ने ऐसा सोचा था। ठीक है, एक्चुअली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों होना था, क्योंकि इंडिया के लिए जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाना था। ठीक है, दैट मीन्स इंडिया में फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस होंगे उसके बारे में जो डिस्कस करना था। ठीक है, और दूसरी चीज नेगोशिएट करना था आईएनसी के साथ। तो इसी दो मोटिव के वजह से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होना था। लेकिन ब्रिटिश ने जब देखा कि फर्स्ट जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें आईएनसी का कोई भी एक लीडर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट कराने के लिए एक पैक्ट लाया था जिसको बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, ये आया था 1931। इस पैक्ट में ब्रिटिश ने बोला था कि ठीक है, आपके जो सिविल, एक्चुअली ये ब्रिटिश ने नहीं बोला था, ये हमने डिमांड किया था। ठीक है, क्या क्या डिमांड किए थे इसमें डिमांड किए थे गांधी जी ने कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर इन्वॉल्व नहीं थे वायलेंस में उसको रिलीज कर दिया जाए। सेकेंडली क्या था, सत्याग्रही के जो लैंड गवर्नमेंट ने छीन लिया था उसको रिटर्न किया जाए। और तीसरा क्या था कि जो विलेजर्स है उसके अपने खुद के कंजम्पशन के लिए थोड़ा सॉल्ट बना दिया जाए। ठीक है, तो एक्चुअली ये कुछ जो प्रपोजल था गांधी जी की तरफ से, तो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया था। तो उसी के बाद ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि हुआ था 1931 को। ठीक है, और इसमें गांधी जी इकलौता आईएनसी के मेंबर थे जो पार्टिसिपेट किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1931। ठीक है, तो देखो सी के साथ 1 मैचिंग हो रहा है, तो ऑब्वियसली आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। एंड द लास्ट वन इज डायरेक्ट एक्शन डे, ये तो आपको पता है 1946 में हुआ था। ठीक है, तो डी के साथ 2 मैच हो रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका ए। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलो उसके बाद देखते हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंचीव्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह, एन इंडियन ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जब ब्रिटिश के जो आर्मी थे जो मेले पेनिनसुला पे पोजीशन थे, उन्होंने जापानीज के साथ सरेंडर कर दिया था एक्चुअली। ठीक है, तो वहां से ही ये कैप्टन मोहन सिंह निकल के आते हैं और इन्होंने ही फर्स्ट इंडियन नेशनल आर्मी का जो आइडिया था वो दिया था। ठीक है,
स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, द स्लोगन ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज डू और डाई। ये सही नहीं है, क्योंकि जो स्लोगन था इंडियन नेशनल आर्मी का वो क्या था, जय हिंद था। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये तो सही बात है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके जो प्रोविजंस थे वो लिखा गया है नीचे, देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान वर टू बिकम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, 1947। ये सही बात है, क्योंकि इस एक्ट में ये प्रोविजंस था कि इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे ऑन अगस्त 15, 1947। हालांकि पाकिस्तान एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हो गया था, अगस्त 14 को। उसके बाद टू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वेर टू बी स्टैब्लिश्ड and their constituent assembly were to decide whether to remain within British Commonwealth of Nations or not। ठीक है, और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों ही इंडिपेंडेंट स्टेट होंगे। ठीक है, और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, वो डिसाइड करेगा कि उसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के साथ रहना है या नहीं। ठीक है, तो ये भी सही बात है। उसके बाद देखो, each dominion was to have a governor general appointed by the king। ठीक है, यही पे आपका जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में था ये गवर्नर जनरल की जगह पे था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चन में था कि ईच डोमिनियन वाज टू हैव ए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द किंग। तो ये ध्यान में याद रखना, क्योंकि जो एक्ट था उसमें था कि गवर्नर जनरल को अपॉइंट करना है बाय द किंग, नॉट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और प्रेसिडेंट भी दे सकता है, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज। ठीक है, तो ये होगा गवर्नर जनरल। उसके बाद द लेजिस्लेचर ऑफ बोथ द डोमिनियन वेर फुल्ली एम्पावर्ड टू मेक देयर लॉ। और दोनों ही जो स्टेट या फिर नेशन है उसके जो लेजिस्लेचर होंगे उसको फुल पावर दे दिया गया था कि आप जो भी लॉ बना लो आपके हिसाब से बना लो। ठीक है, तो ये चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। तो ये आंसर क्या होगा, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, और ये चारों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से पढ़ना है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि आपको ये 4 इंसिडेंट में से सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऐसे आपको फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर आपको असेंड करना है। ठीक है, आपको अरेंज करना है। सबसे पहले देखो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट सबसे पहले, उसके बाद लोकल इंसिडेंट ऑफ चंपारण, देन डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एंड चौरी चौरा इंसिडेंट। उसके बाद लोकल इंसिडेंट ऑफ चंपारण, चौरी चौरा इंसिडेंट, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद लोकल इंसिडेंट ऑफ चंपारण, चौरी चौरा इंसिडेंट, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। उसके बाद डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, चौरी चौरा इंसिडेंट एंड लोकल इंसिडेंट ऑफ चंपारण। ठीक है, तो चलो एक एक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चंपारण। चंपारण चंपारण कौन सी डिस्ट्रिक्ट पे है, फिलहाल ये बिहार पे है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है, तो उन्होंने इंडिया पे वहां पे जो भी स्ट्रगल किए थे गांधी जी ने अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेट टवर्ड्स द इंडियन। ठीक है, उसके बाद गांधी जी रिटर्न हुए थे 1915 को। ठीक है, 1915 को रिटर्न हुए थे गांधी जी। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो चंपारण है इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। इसमें चलता है 3 काठिया सिस्टम, उसको बोलते हैं 3 काठिया सिस्टम। ठीक है, मैंने वीडियो में डिटेल डिस्कस किया इसमें। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता था, जो फार्मर है उसको फोर्सफुली इंडिगो ग्रो करने के लिए ब्रिटिश फोर्स कर रहे थे। ठीक है, तो इसी में से ही एक फार्मर था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। उन्होंने जाके गांधी जी को एज ए मीट किया पर्सन, और गांधी जी को बोला कि आप चंपारण आइए और हमारी ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उस टाइम उसको आप सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, तो गांधी जी उसके बाद क्या करता है, 1917 को चंपारण जाता है, और ये जो प्रॉब्लम था अबाउट द 3 काठिया सिस्टम उसको सॉल्व किया था, क्योंकि ब्रिटिश ने इसको सॉल्व करने के लिए कमेटी अपॉइंट किया था और गांधी जी इसके मेंबर थे। ठीक है, तो यहाँ पे अब गांधी जी का जो इंटेलेक्चुअल है वो आप एज्यूम कर सकते हो कि गांधी जी वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने अपने जो कमेटी बनाया था ये रिजॉल्व करने के लिए, उसमें ही गांधी जी था। ठीक है, तो ये एक ह्यूज स्टेटमेंट है गांधी जी के लिए। एक्चुअली यही
एक जो गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट था जिसपे इंडिया पे आके उन्होंने सत्याग्रह यूज किया था, क्योंकि इसके पहले तो गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह का यूज किया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 को हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट आपको पता है 1922 में हुआ था, गोरखपुर प्रोविंस में हुआ था, जहां पे 22 पुलिसमैन को जला दिए थे प्रोटेस्टर ने। उसके बाद था डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये तो आपको पता है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हम, 1929 में हुआ था, लाहौर पे हुआ था। उसके बाद फाइनली आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि हुआ था 1947 को। ठीक है, तो अगर इसको अरेंज किया जाए तो कौन सा होगा, यहाँ पे देखो आप। सबसे पहले हुआ था लोकल इंसिडेंट ऑफ चंपारण, जी बिल्कुल 1917 को। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट 1922। उसके बाद डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज कब हुआ था? 1929। एंड देन फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा सी। करेक्ट जो ऑप्शन होगा ये होगा सी। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं। यहां पे देखो स्टेटमेंट 1 क्या दिया हुआ है? गांधी गैप द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, सुभाष चंद्र बोस गैप द स्लोगन, और यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। ठीक है, अब देखो गांधी जी ने ये स्लोगन कब दिया था, ये मुझे आप बताओ। ठीक है, एक्चुअली ये मैं बताता हूँ आपको स्टोरी। 1942 में जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो गांधी जी ने एक पर्टिकुलर प्लेस से ये स्लोगन दिया था। उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब गांधी जी ने बोला था कि डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थे उसका, ब्रिटिश का जो डोमिनेंस था उसका इमीडिएट एंड चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, जो कि लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है इसके बारे में। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उसके बाद देखो नंबर 8 क्या पूछा है, चूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। ठीक है, सबसे पहले, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द साइमन कमीशन वाज टू इन्वेस्टिगेट द सक्सेस ऑफ द मॉन्टेगू कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आपने तो नहीं सुना। ठीक है, चलो देखते हैं उसके बाद। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट इंक्लूड ए सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द साइमन कमीशन। ठीक है, ये तो आपको पता है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक्चुअली क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो था उसको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था। इंडिया के लिए ही रिफॉर्म्स लाना है और इसमें कोई भी इंडियन नहीं है, कैसा बात हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था, साइमन कमीशन के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन पर्सन नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, देखो, लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। जी बिल्कुल सही बात है, एक्चुअली लाहौर में क्या हुआ था, साइमन कमीशन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट होना था और उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेटली उसी प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ था एंड लाला लाजपत राय जी का निधन हुआ था उसमें। ठीक है, तो आप देखो, अगर आपको एक फर्स्ट वाला स्टेटमेंट पता नहीं है तो सेकंड और थर्ड तो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, देखो, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा, एलिमिनेट करना ऑप्शन को, क्योंकि आपको 3 स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, एक्चुअली ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1919 को, ठीक है, जिसको रिव्यू करने के लिए 10 साल बाद एक कमीशन बनना था, जिसको साइमन कमीशन भी बोला जाता है। ठीक है, एक्चुअली होना था ये 1929 को कमीशन, लेकिन 2 साल पहले ही ये बना 1927 को। ठीक है, अब देखो, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसी टाइम जो इंडिया के वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, एंड उसी टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि ब्रिटिश के कैबिनेट मिनिस्टर भी है और इंडिया के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, ठीक है, तो उसका नाम था मॉन्टेगू। इसीलिए ये जो एक्ट आया था इसको मॉन्टेगू कैम्पस्फोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ने मिलके एक रिपोर्ट बनाया था
और उस रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के आधार पे ये एक्ट बना था। ठीक है, तो इसलिए इसको मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ये आपके बुक पे शायद नहीं है, आप ये साइट पे कहीं पे लिख लो जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे आपको पता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि अगेन ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर से आने वाला है। ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है यह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इस चैप्टर का। तो आप अच्छे से A4 साइज पेपर में क्रोनोलॉजिकल वाइज आपको ईयर एंड डेट लिखना है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा ही स्कोप है आने का क्वेश्चन। तो ये 9th नंबर क्वेश्चन, आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। हालांकि ये जो पर्टिकुलर है मैंने डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया, क्विट इंडिया मूवमेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, कम्युनल अवार्ड भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है अब। तो आप ये आंसर पार्टिकुलरली कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, तो आज का जो MCQ रिवीजन सीरीज था तो यही तक था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का वो कवर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।